यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर के अंदर। आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं इतिहास का चैप्टर नंबर 2 यानी अध्याय 2, जो कि करवा रही हूँ मैं बाय नेहा पाल। तो आप करेंगे मेरे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि यार एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन वीडियो बनाने में बहुत कुछ जाता है। बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो एक लाइक फ्री में हो जाता है, कुछ नहीं होता। अगर देखो आप वीडियो लाइक करोगे तो वीडियो आपके लिए सेव होने वाली है। अभी आप नोट्स बना लोगे एंड देन क्या होगा, जब आपके एग्जाम्स होंगे आपको वीडियो दोबारा देखनी होगी, तो आप लोग क्या करेंगे, आप अपने लाइक वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड देन आपको वहीं मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप जल्दी से वीडियो देख सकेंगे। ठीक है। दूसरा, आपको शेयर करना है, क्योंकि शेयर करोगे तो आपके और आपके फ्रेंड्स के अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है। जब आपके और आपके फ्रेंड्स के अच्छे मार्क्स आएंगे तो टीचर्स, पेरेंट्स सब अप्रिशिएट करेंगे कि आप लोगों के सबसे अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। तो ज्यादा देर ना करते हो, प्लीज शेयर कर दो और लाइक कर देना, क्योंकि आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। अगर आप एक लाइक करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो मैं आपके लिए और वीडियोस बनाती रहूंगी और सीरीज ऐसी ही आती रहेंगी, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखो, जब आप मोटिवेट मुझे करोगे तभी तो आप खुद मोटिवेट रहोगे। आप मुझे करोगे तभी तो मैं आपको मोटिवेट कर पाऊंगी ना। अब आप मोटिवेट कैसे होगे, जब मैं वीडियोस लाऊंगी और आप इस वीडियोस को देखोगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे तो आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो आप और भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं। देखिए, समय पर बात ना करते हुए हम शुरू करते हैं हमारा अध्याय 2। तो मुझे पता है यहाँ पे सारे स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट्स। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट सबने कर दिया होगा, मुझे पता है। तो शुरू करते हैं। तो हमारा अध्याय 2 है भारत में राष्ट्रवाद। अब हमने इससे पहले करी थी फ्रांसीसी क्रांति एंड इटली में एकीकरण, ये सब करा था हमने, चैप्टर 1 करा था हमारा। तो हम अब कर रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद, अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। देखते हैं, बहुत इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है आपका भारत में राष्ट्रवाद। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध हमने अभी लास्ट चैप्टर अभी हमने पढ़ा है, अध्याय 1 हमारा कुछ देर पहले ही, यानी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर अभी देख लो, क्योंकि आपको वो सीरीज में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। तो आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगी, पहले उसे क्लियर करो कॉन्सेप्ट को, फिर सेकंड देखो। अगर आप सेकंड भी देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड बुक्स खोल के बैठ जाइए। अगर नहीं भी है बुक्स, बहुत ज्यादा आलसी हो, कोई बात नहीं, नोट्स डिटेल है एंड डोंट वरी, अच्छे मार्क्स आने वाले तो नोट्स बना लेना एंड एक जगह रफली लिख लो, नोट्स बना लो, बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। एंड देन आपको बाद में याद भी रह जाएगा, अच्छा मैंने ये लिखा था। तो आपके पास भी नोट्स होने चाहिए, क्योंकि आप स्मार्ट स्टूडेंट हो। ठीक है। तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत एंड असहयोग आंदोलन। तो प्रथम विश्व युद्ध हमने पढ़ा था 1914 से 1918 तक चला था। तो देखते हैं, अब देखो युद्ध हुआ है। अब मैंने कहा था अगर कुछ घटना होगी तो उसके कुछ इफेक्ट्स होंगे, गुड इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स, कुछ तो इफेक्ट्स होंगे ना, साइड इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स, मतलब इफेक्ट तो पढ़ना ही है, प्रभाव तो पढ़ना ही है। ठीक है, प्रभाव यानी इफेक्ट तो पढ़ना ही है। जैसे हमारी कोई भी क्रांति हुई थी लास्ट चैप्टर में, तो उसका प्रभाव तो किसी न किसी राज्य पर या किसी न किसी नेता पर पड़ा ही था। ऐसे ही जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, यानी उसका भी या तो बैड इफेक्ट पड़ा है या गुड इफेक्ट पड़ा है, बट इफेक्ट हमेशा पड़ेगा, प्रभाव हमेशा, हर एक क्रांति हो, हर एक युद्ध हो, हर एक चीज के ऊपर, हर एक चीज का, हर एक राज्य पे, हर एक चीज पे पड़ेगा। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो, क्योंकि आप स्मार्ट स्टूडेंट्स हो। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। अब देखो, मैंने कहा था ना प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। हमारा प्रथम विश्व युद्ध पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया है, हमारा प्रथम विश्व युद्ध। अब युद्ध तो हो गया, अब उसके कुछ प्रभाव होंगे, या तो गुड होंगे या बैड होंगे, या तो अच्छे होंगे या कुछ बुरे होंगे।
तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक ये चला। इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीपों को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में उपयोग किया गया था। युद्ध के लिए धन और सैनिक की आवश्यकता थी, इसलिए भारतीयों पर भारी बोझ डाला गया। अब देखो, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच हुआ था। अब डेट्स देखो, मैंने कहा था कि डेट्स आप लोगों को अच्छे से लिख लेनी है क्योंकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो, मैंने अभी बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, 1914 से 1918 के बीच हुआ था। अब इस दौरान उपमहाद्वीपों को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में लिया गया। अब देखो, जितने भी भारतीय लोग थे उन पे एक बहुत ज्यादा दबाव यानी प्रेशर डाला गया, तुम सेना में शामिल हो, तुम लोग सेना में शामिल हो। उन पे इतना बोझ, इतना प्रेशर डाला गया था कि तुम लोग सेना में शामिल हो। किस चीज के लिए? लड़ने के लिए। अब और क्या करेंगे भाई, सेना में लड़ेंगे ही, ठीक है। कहाँ चला जाता है दिमाग? तो भारतीय सेना के लिए, सैनिकों को लड़ने के लिए उन पे बोझ डाला गया था। अब देखो, युद्धकालीन कठिनाइयां। अब देखो, युद्ध होगा तो कुछ कठिनाइयां भी आएंगी। देखो, जैसे कि मैंने बताया था, कुछ क्रांति होगी तो उनके कुछ नेता भी होंगे। ऐसी कोई युद्ध होगा तो उसकी कोई कठिनाई भी होगी, यानी कुछ मुश्किलें भी आई होंगी। अब देखो, युद्धकालीन कठिनाइयां क्या थी? युद्ध के दौरान करों में वृद्धि। अब कहोगे कर क्या है? कर है टैक्सेस। कर क्या है? टैक्सेस। अब देखो, टैक्सेस का मैंने क्या बताया था पिछले चैप्टर में। अब जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें तीन स्टेट्स थे, जिसमें कि एक फर्स्ट एस्टेट जो कि प्रथम एस्टेट वालों को टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे, सेकंड को कुछ टैक्सेस देने पड़ते थे, थर्ड आम आदमी को यानी थर्ड एस्टेट्स वालों को बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे। ऐसे ही युद्ध के दौरान भारत में करों में वृद्धि हो गई, टैक्सेस को बढ़ा दिया गया था। खाद्य पदार्थों की कमी, मतलब कि खाने पीने की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी थी। कीमतों में भारी वृद्धि, बहुत ज्यादा पैसों में चीजें मिलने लग गई थी। भारतीय जनता को अत्यधिक परेशानी हुई है उन्हें। अब देखो, युद्ध हो गया है, उसकी कठिनाइयां क्या आई हैं? युद्ध के दौरान टैक्सेस बढ़ गए, खाने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, कुछ खरीद नहीं सकता इंसान क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे कीमतें बढ़ा दी गई हैं, मतलब कि प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा हाई लेवल कर दिए गए हैं। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है आपदा, महामारी और प्राकृतिक आपदाएं हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ आपदाएं होंगी, यहाँ तो थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ प्राकृतिक आपदाएं, आपदा, महामारी और थोड़ा सा इधर मिस्टेक हो गई है, महामारी है ये, महामारी और प्राकृतिक आपदा, ठीक है। 1918 एंड 1919 यानी 1918-1919 के दौरान एक फ्लू भी आ चुका था, स्पेनिश फ्लू, जिसने ये कई लाखों भारतीयों की जान ले ली थी। अब देखो, महामारी आ गई। अब जैसे कोरोना महामारी थी ना, हमारा कोरोना पैंडेमिक हमें पता है कि 2019 में आया था, ऐसे ही 1918 एंड 1919 के दौरान एक स्पेनिश फ्लू नाम की बीमारी, एक फ्लू सब जगह फैल चुका था। अब देखो, फ्लू फैलेगा, देखो जैसे कोरोना फैला था तो कितने लोगों की जान चली गई थी, है ना। सबको पता है कितना ज्यादा उस टाइम खौफ था सबके दिमाग में। ऐसे ही 1918 एंड 1919 डेट्स में रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आप लोग 2019 एंड 20 मत लिखिए आना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सब चीजों को एक जगह मिला लो, नहीं। 1918 एंड 1919 के दौरान स्पेनिश फ्लू फैल चुका था, जिससे लाखों भारतीयों की जान गई थी, ठीक है। तो ये था हमारी महामारी और प्राकृतिक आपदाएं, वो थोड़ा रिटर्निंग में प्रॉब्लम हो गई है। तो 1918 एंड 1990 में स्पेनिश फ्लू आ चुका था। अब देखो, मैं आपको एनालाइज करके बताती हूँ इसे।
हमारे चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। देखो अब कुछ प्रथम विश्व युद्ध हुआ है तो उसके प्रभाव पड़े हैं। प्रभाव क्या पड़े हैं? 1914 से 1918 तक, 1914 से 1918 तक। देखो ब्रिटिशों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में उपयोग कर लिया गया था। उसके लिए भारतीयों पर भारी प्रेशर डाला गया था। युद्ध के लिए धन और सैनिकों की आवश्यकता थी। युद्ध के लिए धन चाहिए था, पैसा चाहिए था, लोग भी चाहिए थे भाई, लड़ने के लिए लोग चाहिए। पैसे से कुछ नहीं होने वाला, पैसे से सिर्फ हथियार खरीद सकते हैं ना, लोग थोड़ी खरीदेंगे। अब लोग भी चाहिए थे। अब ब्रिटिशर्स को पता है, ब्रिटिशों को पता है कि हमारे पास भारतीय लोग हैं जो कि हमारा कहना मान रहे हैं, हमारा कहना मानेंगे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उन पे बोझ डालना शुरू कर दिया। तो भारतीयों पर भारी बोझ डाला। अब युद्धकालीन कठिनाइयां क्या हो गई? टैक्सेस जो थे बढ़ गए, खाने पीने की कमी हो गई। अब जो कीमतें थी उनमें, अब जो कीमतें महंगी हो जाएंगी तो लोग कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे। ऊपर से टैक्सेस ने भी उन्होंने चेंज कर दिया, यानी बढ़ा दिए टैक्सेस। अब महामारी और प्राकृतिक आपदाएं आ गई, जैसे स्पेनिश फ्लू फैल गया। इससे लाखों भारतीय थे जो उनकी जान चली गई, बेचारों की डेथ हो गई। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, देखो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मुझे पता है आप लोगों को समझ आ गया है, तो लाइक कर देना प्लीज। तो हमारा सेकंड टॉपिक खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, देखो तुर्की खलीफा की भूमिका, तुर्की खलीफा की भूमिका। अब तुर्की खलीफा की भूमिका क्या थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की में खलीफा की सत्ता को कमजोर कर दिया गया था, जिसमें कि खलीफा मुसलमानों के धार्मिक नेता थे। अब क्या था, तुर्की खलीफा की भूमिका क्या थी? प्रथम विश्व युद्ध तो हो गया, अब उसके बाद क्या हुआ? तुर्की खलीफा कमजोर पड़ गया था, तुर्की खलीफा कमजोर पड़ गया था। अब खलीफा क्या है? धार्मिक नेता थे, खलीफा मुसलमानों के धार्मिक नेता थे, ठीक है। अब देखो खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924, 1919 से 1924। अब खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं के तहत हुआ था। अब क्या थे ये? दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये दो लोग हैं जिन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू करने वाले दो लोग हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिनके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया था। गांधी जी हैं जो, उन्होंने इस आंदोलन को समर्थन दिया, जिससे हिंदू मुसलमान एकता को बल मिला था। अब देखो क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ है। खिलाफत आंदोलन शुरू हो चुका है 1919 से 1924 के अंदर। अब दो भाई हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली, जिनके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन शुरू कर दिया था, जिसका समर्थन गांधी जी ने खुद किया था, जिससे कि हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिले और मिला भी, ठीक है। तो यही था हमारा खिलाफत आंदोलन। अब है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, अब ये क्या है भाई? असहयोग आंदोलन क्या है? महात्मा गांधी का नेतृत्व, असहयोग के तरीके और जनता की भागीदारी। असहयोग आंदोलन हम कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का नेतृत्व हम कर रहे हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें लोगों से ब्रिटिश सरकार का सहयोग न करने का अपील किया था। इसी बात से देखो सीधा सीधा समझ आ रहा है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश सरकार को कोई भी इंसान, कोई भी यहाँ पे रहने वाले लोग, पीपल्स सपोर्ट नहीं करेंगे। अपील करी थी, जस्ट रिक्वेस्ट करी थी, उन्होंने कोई फैसला नहीं सुना दिया था, जस्ट एक रिक्वेस्ट करी थी, एक पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब देखो असहयोग के तरीके। अब देखो गांधी जी ने क्या किया, उन लोगों को, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करना, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना।
अब किस तरह से सपोर्ट हो रहा था, किस तरह से अब सपोर्ट नहीं होगा, वो भी गांधी जी ने बता दिया था। अब असहयोग के तरीके क्या थे, जिस तरह से आप लोग किसी भी ब्रिटिशर्स को या फिर किसी भी सरकारी ब्रिटिश को सहयोग नहीं करेंगे। देखो भाई, असहयोग आंदोलन, नाम से समझ आ रहा है, असहयोग दैट मीन्स की सपोर्ट ना करना, अनसपोर्ट, सपोर्ट ना करना, सहयोग मीन्स सपोर्ट, ठीक है। अब देखो, सरकारी नौकरी से इस्तीफा। अब जो भी सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब्स जो कर रहे थे लोग, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा का मतलब सबको पता है, मुझे जहां तक लगता है। सरकारी स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार कर दिया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दिया और राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। देखो, लोगों ने सरकारी नौकरी से, गवर्नमेंट जॉब से इस्तीफा दे दिया था, सरकारी स्कूल कॉलेज बहिष्कृत कर दिए थे, वस्त्र जो विदेशी वस्त्र थे उनका बहिष्कार कर दिया था। मतलब बहिष्कार मतलब, बहिष्कृत से क्या समझते हो, बहिष्कार से क्या मतलब, दैट मीन्स बहिष्कार का मतलब होता है आप किसी चीज को त्याग दे रहे हो, आप त्याग रहे हो किसी चीज को, हम उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, हम विदेशी वस्त्रों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, हम उसका बहिष्कार कर रहे हैं, ठीक है। अब जनता की भागीदारी क्या रही, आंदोलन में लाखों लोगों ने भाग लिया था, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी और खादी को अपना लिया गया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिख दोगे फुल मार्क्स मिल जाएंगे यार। तो देखो अब क्या हुआ है, आंदोलन में किसने भाग लिया है, लाखों लोगों ने भाग लिया था। अब किस तरह से, अब देखो असहयोग के तरीके तो बता दिए गए थे, अब लोगों ने क्या किया, विदेशी कपड़े, सबके पास थे विदेशी कपड़े, क्योंकि जो हमारे, देखो हम क्या हो रहा था, हमारे ही इंडिया से रॉ मटेरियल्स ले जाकर बाहर ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, एक परफेक्ट फाइन कपड़ा यानी कपड़े बना रहे थे और फिर यहाँ पे इंडिया में लाकर यानी भारत में लाकर बेच रहे थे, लोग खरीद भी रहे थे। आपने गाना सुना, मेरा जूता है जापानी, है ना, तो जो जापानी जूता है ना, तो उसी का वही मतलब है। तो सबने सुना है गाना, मेरा जूता है जापानी, है ना, ये गाना है ना, सबने सुना है। अब इसका मतलब क्या है कि जो जापानी, आपका जूता जापानी है, यानी दैट मीन्स कि इंडिया से लिया गया है और बाहर जाके बनाया गया और वहीं से लाके फिर इंडियंस को दे दिया गया। एंड देन क्या हुआ है, इंडियंस ने खरीद लिया और वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास बाहर के कपड़े आए हैं, बाहर का जूता आया है, ठीक है। तो यही था, जनता की भागीदारी के ऐसे विदेशी कपड़े आए हैं तो विदेशी कपड़ों की होली जला दी गई थी, उनको जला दिया गया था पूरी तरीके से। और खादी वस्त्र, गांधी जी को सबको पता है, गांधी जी ने खादी वस्त्र का मतलब कि जो चरखा चला के उन्होंने जो वस्त्र बनाए हैं उन्हीं को कहते हैं खादी वस्त्र, जो कि हमारे इंडिया के, भारत के पॉपुलेटेड क्लोथ्स में से एक है ना। तो खादी वस्त्र लोगों ने अपनाए हैं और विदेशी कपड़ों की होली जला दी है। तो बस यही था हमारा। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, किसान आंदोलन और जन आंदोलन। किसान आंदोलन, किसान आंदोलन यानी फार्मर्स जो आंदोलन पे बैठ चुके हैं, और जन आंदोलन जो लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब किसान आंदोलन, अवध का किसान आंदोलन, गुजरात और बारदोली सत्याग्रह और आदिवासी आंदोलन, तो 2-3 आंदोलन है। देखो बुक के अकॉर्डिंग ये टॉपिक वाइज है। किसान आंदोलन क्या है, अब किसान आंदोलन की बात हो रही है, अवध का किसान आंदोलन, अवध में जो किसान आंदोलन हुआ था उसकी बात हो रही है यहाँ, ठीक है। तो बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसानों ने अत्यधिक करों और जमींदारी प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया। अब क्या था यहाँ, जो था यहाँ पे जो अवध में जो किसान आंदोलन क्यों हो रहा था, जो किसान थे ना, इनसे बहुत ज्यादा टैक्सेस लिए जा रहे थे, इनसे बहुत ज्यादा टैक्सेस लिए जा रहे थे और जमींदारी प्रथा को इन्होंने, यहाँ पे जमींदारी प्रथा के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था, ठीक है। क्योंकि जमींदारी प्रथा, जमींदारी सिस्टम, तो इन्होंने इन दो के, देखो टैक्सेस बढ़ा दिए, ऊपर जमींदारी सिस्टम इन्होंने कर दिया,
तो इसलिए उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया है। किसने? अवध के किसानों ने। ठीक है, देखो भाई, अवध का किसान आंदोलन हम रिपीट कर रहे हैं फिर से। तो देखो क्या था अवध का आंदोलन, किसान आंदोलन क्या था? बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसानों का अत्यधिक करों और जमींदारी प्रथा के खिलाफ आंदोलन उन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने नील की खेती का बहिष्कार किया है और जमींदारी के खिलाफ संघर्ष किया है, जमींदारों के खिलाफ संघर्ष किया है। ठीक है, अब क्या देखो क्या किया इन्होंने क्या किया है? टैक्सेस को, जो टैक्सेस इनसे ज्यादा लिए जा रहे थे, किसान से टैक्सेस बहुत ज्यादा लिए जा रहे थे, उसके लिए इन्होंने आंदोलन किया। जमींदारी प्रथा यानी जमींदारी सिस्टम, उसको रोकने के लिए इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था। नील की खेती का बहिष्कार किया इन्होंने, नील की खेती को मतलब बहिष्कार कर दिया इन्होंने। और देखो जमींदारों के खिलाफ संघर्ष किया, कि जमींदारों को अपना पूरा उनके खिलाफ संघर्ष किया इन्होंने और नील की खेती का बहिष्कार कर दिया है। देखो सेकंड जो हमारा है, गुजरात में बारडोली सत्याग्रह। गुजरात का बारडोली सत्याग्रह, अब ये क्या था? हमें तो पता ही नहीं है क्या है। कोई नहीं, अभी पता चलेगा ये क्या था। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली के किसानों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। तो यही था गुजरात का बारडोली सत्याग्रह 1928। देखो डेट आ गई फिर से 1928, लिख लो। अब क्या हुआ था यहाँ? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो बारडोली के किसान थे, उन्होंने सत्याग्रह किया है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, अगेंस्ट। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट बारडोली, यानी गुजरात में है, बारडोली जगह है गुजरात में, वहां के किसानों ने क्या किया है? आंदोलन किया है। किसके साथ मिलके? देखो किसके नेतृत्व में? उनका किंग कौन था उस टाइम? किंग नहीं कह सकते, मतलब कि इनका लीडर, नेतृत्व जिन्होंने किया है, लीडर जो इनका था यहाँ पे बारडोली के किसानों का, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो थे कौन से सन में थे? 1928 में थे। ठीक है, अब देखो आदिवासी आंदोलन क्या है, हमें नहीं पता क्या है, नहीं पता तो देखो अब पता चलेगा कि क्या था इस आदिवासी आंदोलन के अंदर। नोट्स डिटेल है, लाइक कर दो प्लीज। अल्लूरी सीताराम राजू, देखो नाम आ गया यहाँ पे। अल्लूरी सीताराम राजू ने क्या किया है? आंध्र प्रदेश के जंगल में अल्लूरी सीताराम राजू ने आदिवासी विरोध का नेतृत्व किया है। जो आंध्र प्रदेश के जो जंगलों में आदिवासी का विद्रोह हो रहा था, वो इन्होंने किया है, अल्लूरी सीताराम ने। ठीक है, इन्होंने ब्रिटिश वन कानूनों का विरोध किया है और स्थानीय आदिवासियों को संगठित किया है। अब देखो ये था एक आदिवासी आंदोलन। अभी तक हम पढ़ रहे थे किसान आंदोलन, अभी तक हम कर रहे थे किसान आंदोलन, जिसमें हमने देखा कि अवध का किसान आंदोलन कैसा था और गुजरात के बारडोली का सत्याग्रह कैसा था। अब सत्याग्रह और किसान आंदोलन में हमने दो देखे हैं ये अभी तक, जिसमें हमने देखा कि अवध के अंदर बाबा रामचंद्र जो थे वो लीडर थे वहां के। उन्होंने क्या किया था? जमींदार सिस्टम और कर जो उनसे हाई रेट पे जो टैक्सेस मांगे जा रहे थे, उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था। और ऐसे ही गुजरात के बारडोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में सत्याग्रह किया है ब्रिटिश के खिलाफ। अब आ गया आदिवासी आंदोलन। आदिवासी आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था, जिसमें अल्लूरी सीताराम ने नेतृत्व किया है, लीडर बने हैं आदिवासियों के। आदिवासी विरोध के लीडर जो बने हैं ये हैं, इनका नाम ये रहा। और उन्होंने क्या किया? वन कानून का विरोध किया है, यानी जो वन यानी फॉरेस्ट, वन मीन्स फॉरेस्ट, जो उनके कानून का विरोध किया है और स्थानीय आदिवासियों को संगठित किया है। जो जितने भी आदिवासी थे ना, स्थानीय जितने भी जो जिस जगह पे रहते थे, उनको एकत्रित मतलब कि उनका संगठित करके, अब संगठित होंगे यानी एक साथ आएंगे, ग्रुप बनाएंगे वो, तभी तो वो एक आंदोलन शुरू होगा ना। अब देखो अब हमें कोई टीचर से बात करनी होती है, हम एक ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद टीचर के पास जाएंगे, तो हमारा जो हम लोग हैं वो संगठित होंगे, तो वो क्या बन जाएगा? एक संगठित ग्रुप बन जाएगा।
अब स्थानीय, अभी आप क्लास के स्थानीय लोग हो और आप भी ग्रुप बना लो। अब आप टीचर से पूछने जाओ कि हमारा ये डाउट है, ठीक है। ऐसे ही ये लोग कैसे विरोध में बैठे थे, वन कानून के विरोध में ये लोग बैठे थे। उनका लीडर कौन था? अल्लूरी सीताराम, ठीक है। अब देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इसमें आता है नमक सत्याग्रह। अब नमक सत्याग्रह, नमक कानून, नमक कानून वही नमक जो हम डेली घर में खाते हैं, कोई और अलग से नमक नहीं है। ये वही नमक का सत्याग्रह है जो हम डेली यूज करते हैं, जो आपके खाने में डलता है, ठीक है। देखो नमक कानून, ब्रिटिश सरकार ने नमक उत्पादन और बिक्री पर कर लगाया था। गांधी जी ने इस कानून का विरोध किया। अब देखो क्या हुआ था। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अब जो नमक हम लोग खा रहे हैं ना, उस पे टैक्सेस लगा दिए। इतने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए कि एक आम इंसान उस टैक्सेस को, यानी उस नमक को खरीद ही नहीं पा रहा था। और जबकि नमक का राइट सबका है। अब नमक का राइट सबका है, ब्रिटिशर्स का भी और इंडियंस का भी। सब देखो खाने में सब नमक यूज करते हैं, तो ऐसे उस टाइम भी सब नमक यूज करते थे। इसीलिए अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो इंडियंस को ना मिल पाए, क्या किया उन्होंने, टैक्सेस बहुत ज्यादा हाई कर दिए। तो इसलिए इंडियंस जो लोग थे वो खरीद नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा कर लग चुका था। अब नमक खरीदने पे कर भी लगा था। और नमक, इनका ही जो नमक का जो आंदोलन विरोध किया है ना, वो गांधी जी ने इसका विरोध किया है। जिससे उन्होंने पहले लॉर्ड इरविन से बात भी करी थी। उनसे बहुत ज्यादा इन्होंने, जो लॉर्ड इरविन है ना, जो उनसे बात भी करी थी नमक कानून के बारे में। तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया नमक के ऊपर। अब गांधी जी ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया। इसी के बीच गांधी जी ने स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया। इसी के बीच हमारे इंडिया में साइमन कमीशन भी आ रहा था। ये शायद बुक का पार्ट नहीं है, बट आगे आएगा। साइमन कमीशन भारत में आ रहा था, बट गांधी जी ने उसके लिए कोई आंदोलन नहीं किया, उसे दूसरी जगह भेज दिया था। साइमन कमीशन को इंडिया में उस टाइम साइमन कमीशन नहीं आया था और गांधी जी ने कोई आंदोलन नहीं किया था उसके लिए, ठीक है। कि साइमन कमीशन को भारत में आने के लिए मना कर दिया गया था उस टाइम। अब क्या हुआ था, अब देखो नमक की बात चल रही है यहाँ। अब गांधी जी ने स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया। अब क्या किया, दांडी यात्रा निकाली, दांडी मार्च। अब इन्होंने दांडी मार्च में क्या किया हमें नहीं पता, तो देखो कैसे पता चलेगा। अब देखो क्या है यहाँ पे, 1930 में इन्होंने दांडी यात्रा शुरू करी थी, ठीक है। जिसमें इन्होंने, गांधी जी ने क्या किया था, साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की यात्रा की और समुद्र तट तक नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। अब देखो दांडी यात्रा क्या थी। देखो साबरमती आश्रम, गांधी जी का फेमस आश्रम है साबरमती आश्रम। दांडी एक जगह का नाम है, दांडी एक जगह का नाम है, ठीक है। दांडी एक जगह का नाम है जो गांधी जी ने अब क्या किया, अब गांधी जी ने एक मार्च निकाली, एक यात्रा निकाली, जिसमें उन्होंने क्या किया, ये साबरमती से दांडी तक गए और समुद्र तट तक जाकर इन्होंने खुद नमक बनाया। नमक बनाने के बाद इन्होंने उस कानून का उल्लंघन किया, उस कानून को तोड़ दिया। किसको, नमक कानून। अब देखो, अब इन्होंने नमक कानून का उल्लंघन कर दिया, अब नमक कानून को तोड़ दिया गांधी जी ने। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार। इस आंदोलन में लाखों भारतीयों ने हिस्सा लिया। लोगों ने नमक कानून, वन कानून और अन्य ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया। अब देखो हमने पिछले कानून में पढ़ा है, आदिवासी लोग वन कानून के लिए बैठे हुए थे। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, उन्होंने वहां वन कानून भी तोड़ दिया। अब इस आंदोलन में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी थी। किसमें, नमक सत्याग्रह में। नमक सत्याग्रह में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी थी। महिलाओं का योगदान क्या रहा, क्यों महिलाओं की इतनी बड़ी भागीदारी थी इसमें, वो देखो। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
अब क्या था, उन्होंने धरनों पर प्रदर्शन किया, प्रदर्शनों में, सत्याग्रह में भी भाग लिया था। अब देखो महिलाएं तो बहुत सारी थी। अब प्रमुख महिला जिन्होंने स्टार्टिंग की होगी, जो गांधी जी के साथ स्टार्टिंग से रही होंगी इस आंदोलन के अंदर, कौन कौन सी थी? सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू और कस्तूरबा गांधी जैसी महिलाएं। अब सब महिलाओं के तो नाम नहीं याद कर सकते ना, प्रमुख महिलाएं याद रखेंगे हम। 3 ही थी ना, देखो, सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू और कस्तूरबा गांधी। सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू और कस्तूरबा गांधी। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को ये नाम अभी याद हो चुके हैं, तो वेरी गुड। तो यह था हमारा टॉपिक जो खत्म हो चुका है। नहीं, खत्म नहीं हुआ है। अब देखो, व्यापारियों और उद्योगपतियों की भागीदारी, सबने कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन दिया है। अब व्यापारियों ने क्या किया है, उद्योगपतियों ने क्या भागीदारी दी है? व्यापारी वर्ग, भारतीय व्यापारी और उद्योगपति भी इस आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, स्वदेशी वस्त्रों को अपनाया। अब क्या किया इन्होंने, जो अभी विदेशी वस्त्र, जो बाहर से आए वस्त्र थे, अभी एग्जांपल दिया ना, मेरा जूता है जापानी है ना, तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जो विदेशी वस्त्र है ना उनका बहिष्कार किया है और स्वदेशी वस्त्र यानी खादी वस्त्रों को अपनाया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड, राष्ट्रवाद के प्रतीक और पुनः परिभाषा। अब देखो, लास्ट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक, लास्ट टॉपिक हमारा यही है, भारत में राष्ट्रवाद के प्रतीक। अब राष्ट्रवाद के प्रतीक क्या थे, उनका पुनः परिभाषित कैसे हुए थे, वो परिभाषा कैसे हुई थी उनकी? अब देखो, स्वराज और पूर्ण स्वराज। गांधी जी ने कहा था ना, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, है ना। अब देखो, स्वराज और पूर्ण स्वराज का मतलब क्या था। अब दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इस वीडियो से आपकी सारी क्लैरिटीज सब क्लियर होने वाला है। तो आपको पता है आपको क्या करना है, एक लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और देखिए अब क्या है यहाँ पे, मुझे पता है आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि आप एक स्मार्ट स्टूडेंट्स हो, स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट्स, तो मुझे पता है आपको सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके स्टडी हेल्पर टाइप करेंगे एंड देन डीएम में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आपको किसी भी क्लास के, मतलब 12th या फिर 10th के हो और आपको प्रॉब्लम आ रही है एसएसटी में या किसी में भी, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो स्वराज क्या है। स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि अब देखो स्वराज में क्या था, स्वराज का अर्थ होता है स्वराज। स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, केवल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का मतलब नहीं है स्वराज। अब इसका मतलब क्या है, बल्कि समाज के सुधार, आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक समानता भी शामिल है। दैट मीन्स पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस और सोशल चेंजेस इसमें शामिल हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिल जाए। स्वराज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिले, बट सोशल चेंजेस, इंडिपेंडेंस भी चाहिए और चेंजेस भी चाहिए। यानी सोशल चेंजेस, समाज में सुधार चाहिए, आर्थिक स्वावलंबन यानी इकोनॉमिकल चेंजेस भी चाहिए और सामाजिक समानता यानी सोशल चेंजेस भी चाहिए। सोशल चेंजेस चाहिए ने, समानता चाहिए, सुधार चाहिए, सब कुछ चाहिए स्वराज के अंदर। अब पूर्ण स्वराज क्या है, 1929 में के लाहौर अधिनिवेश में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता, फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। अब स्वराज का मतलब क्या था, सिर्फ इन्हें पॉलिटिकल चेंजेस या फिर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, बल्कि सोशल चेंजेस में भी, यानी समाज सुधार चाहिए, समाज में क्या चाहिए, समानता, इक्वालिटी चाहिए, इकोनॉमिकल चेंजेस चाहिए। और पूर्ण स्वराज क्या था, फुल इंडिपेंडेंस भी चाहिए, चेंजेस भी चाहिए। तो पूर्ण स्वराज में इन्हें समानता, स्वतंत्रता सब चाहिए, उसके साथ इन्हें स्वतंत्रता भी चाहिए, पूर्ण इंडिपेंडेंस भी चाहिए। और स्वराज में इन्हें सब चीजें चेंज भी चाहिए और इंडिपेंडेंस भी चाहिए। ठीक है,
तो यही था स्वराज और पूर्ण स्वराज। अब संस्कृति और इतिहास, कल्चर एंड हिस्ट्री। कल्चर क्या था, हिस्ट्री क्या थी, यानी संस्कृति, और इतिहास क्या था। भारतीय संस्कृति की पुनः खोज। अब भारतीय संस्कृति की पुनः खोज कैसे हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई। अब देखो, भारतीय इतिहास, संस्कृति और सभ्यता की पुनः खोज ने राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया, जिसमें कि विभिन्न भाषाएं, धर्म, संस्कृतियों के लोगों ने एक भारतीय पहचान को स्वीकार किया। अब भारत है, यहाँ पे विविधता है। विविधता मीन्स डिफरेंट पीपल्स रहते हैं, विभिन्न लोग रहते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो ये हमारे धर्म है। कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई पारसी बोलता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो इतने सारे हमारे स्टेट्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, उनके अलग अलग कल्चर्स हैं। तो यही बात यहाँ पे हो रही है। अब सबने इस चीज को स्वीकार कर लिया। अब एक भारत को एक नई पहचान मिल चुकी थी, जिसे हमने कहा है भारतीय संस्कृति। अब देखो रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन लेखकों और कवियों के कार्यों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया था। ठीक है, किन ने, रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, अब राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, कमेंट करो। तो देखो, सबको पता है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा एक महत्वपूर्ण प्रतीक बना। यह झंडा भारतीयों की एकता और संघर्षों का प्रतीक बना। अब देखो, जैसे कि राष्ट्रीय प्रतीक हमारा क्या है, तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। अब जिसकी जो बीच में ब्लू कलर की सर्कल है, उसमें 24 लाइन्स हैं, तो वो हमारे 24 आवर्स बनते हैं ऐसे ही। तो ये हमारा क्या था, ये प्रतीक था। इसमें 3 कलर्स होते हैं, है ना। तो ये था हमारा तिरंगा झंडा, जो कि था हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, और है वंदे मातरम। यह गीत आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रवादियों का प्रेरणा स्रोत बना। अब वंदे मातरम सबको पता है किसने लिखा है ना। तो देखो अब क्या था ये, जब इन्होंने भारतीय राष्ट्रवादियों का एक प्रेरणा स्रोत, यानी इनके लिए एक मोटिवेशन क्या बनी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भारतीयों के लिए मोटिवेशन का सोर्स बना, यानी इन्हें वंदे मातरम से इन्हें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली। और मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगी, जब आप लोग लाइक करेंगे। ठीक है, तो देखो इन्हें मोटिवेशन मिली थी वंदे मातरम से, और मुझे मोटिवेशन मिलेगी जब आप लोग लाइक करेंगे। तो यही था हमारा राष्ट्रवाद के प्रतीक और पुनः परिभाषित। अब विभाजन की राजनीति। अब विभाजन की राजनीति क्या थी, सांप्रदायिकता राजनीति का उदय। देखो सांप्रदायिक राजनीति का उदय कैसे हुआ था, 1920 एंड 1930, 1920 से लेकर 1930 के दशक में सांप्रदायिक राजनीति बढ़ी। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसे संगठनों का उदय हुआ। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा जो थी, इन महासभा, अब ये जो थी, ये बहुत ज्यादा राइज हो गई थी, ग्रो हुई थी 1920 और 30 के अंदर। ठीक है, सांप्रदायिक संघर्ष, इन्होंने कैसे संघर्ष किया था। अब देखो हिंदू मुस्लिम का तनाव बढ़ने लग गए, हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव बढ़ने लग गए, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो चुका था हिंदू मुस्लिमों के बीच में, जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन कमजोर पड़ने लगा था। क्योंकि हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत ज्यादा तनाव हो चुका था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत ज्यादा तनाव होने लगा था, जिससे कि ये आंदोलन कमजोर पड़ने लगा था। देखो अब इनके बीच में तनाव हो गया, इनका राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ने लगा था। बट आप लोगों का तनाव कम होने वाला है, स्ट्रेस कम होने वाला है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं वीडियो, जिसमें कि आप लोग सारे के सारे स्मार्ट स्टूडेंट्स हो, क्योंकि आप अभी तक जुड़े रहे हो, आपने अभी तक वीडियो देखी है। दैट मीन्स कि आपको कुछ अचीव करना है। ठीक है, तो आपको तनाव नहीं होने वाला, क्योंकि ये वीडियो आ चुकी है और आगे भी आती रहेंगी। तो लाइक कर दो। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942।
डेट्स देखो यार, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, टिप्स दी थी मैंने कि आप ना एक पेज बना लो, या फिर जैसे आप चैप्टर कर रहे हो ना, तो उसके साइड में एक टॉपिक लिख लो, इंपॉर्टेंट डेट्स। बस आप डेट्स लिख लो और छोटे छोटे की पॉइंट्स बना लो कि इसमें ये हुआ था, इसमें ये हुआ था। जैसे 1942 है, भारत छोड़ो आंदोलन, आप लिख लो, या फिर इसका की पॉइंट लिख लो, करो या मरो। इससे आपको याद रहेगा। 1920 टू 1930 के बीच मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के संगठन का उदय हुआ था। सांप्रदायिक राजनीति का उदय हुआ था, आप ऐसे लिख सकते हो। हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव हुआ था, आप ऐसे भी लिख सकते हो। 1920 और 1930 के बीच विभाजन की राजनीति भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो ऐसी, तो आपको इजी रहेगा एक डेट्स याद करने में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेट्स वाला ही चैप्टर है, ठीक है। अब क्या था ये 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो का आह्वान किया। अब गांधी जी ने क्या कहा, अंग्रेजों को भगाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, नहीं भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू कर दिया था। अब इन्होंने क्या नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। किसने, गांधी जी ने, करो या मरो। अब ब्रिटिश की प्रतिक्रिया क्या थी, अब इन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया। अब देखो, मैंने कहा था कोई भी घटना होगी, कुछ भी होगा, तो उसके कुछ एस्पेक्ट्स होंगे, कुछ रिस्पॉन्स होगा, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, गुड होगा या बैड होगा, बट इफेक्ट्स या प्रतिक्रियाएं, रिस्पॉन्स जरूर होगा। ऐसे ही जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू करा, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक रिस्पॉन्स दिया, क्विक रिस्पॉन्स। क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। अब आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी, लेकिन यह आंदोलन स्वतंत्रता की ओर महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। अब कुचलने की कोशिश करी, बट ये स्वतंत्रता के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित हुआ, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आंदोलन साबित हुआ। तो यही था हमारा चैप्टर। अब है इसका निष्कर्ष, कॉन्क्लूजन इस चैप्टर का क्या है। ये अध्याय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है, जिसमें जनता की व्यापक भागीदारी, विभिन्न आंदोलन का विकास और राष्ट्रवाद की भावना का उभार शामिल है। यह स्वतंत्रता के लिए भारतीयों की संघर्षशीलता और दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करता है। तो यही था हमारा चैप्टर सेकंड, अध्याय 2, भारत में राष्ट्रीयवाद। मुझे पता है सब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट्स हो, इसलिए लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। एंड ये देखो, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक इस वीडियो से जुड़ने के लिए। आपके लिए ऐसी ही आगे वीडियोस कंटिन्यू होती रहेंगी और नए चैप्टर्स आते रहेंगे। चैप्टर 3, चैप्टर 3, 4, 5, अध्याय 2, 3, 4, 5 सब आते रहेंगे, सीरीज बनती रहेगी। अभी हिस्ट्री का चैप्टर आया है, अगली बार पॉलिटिकल, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का भी होगा। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड कोई भी क्वायरी हो तो कमेंट कर दो।